हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है केन रागी और स्वागत है आपका प्रिसीजन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज की वीडियो हम नेशनल इनकम पे बात करेंगे। ये जो हमारा बैच होगा, ये टारगेट होगा, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्लस इसके साथ जो आरओ और एआरओ का जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी के लिए ये हमारा टारगेट बैच ही होगा। तो इसमें हम देखेंगे जीडीपी की परिभाषा, जीडीपी की गणना, मापन की क्या क्या विधियां होती हैं। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन जीडीपी का, यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, जो यहाँ पे चीन की हम बात करेंगे। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे जो उत्तराखंड के द्वारा भी कुछ मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो 17 गोल्स हैं, यहाँ पे बात करेंगे। प्लस इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे जो यूएनडीपी के द्वारा प्रमुख रिपोर्ट जो जारी की जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जीडीपी की परिभाषा से। अगर बात करें जीडीपी की परिभाषा में, तो यहाँ पे जीडीपी की परिभाषा होती है कि किसी वित्तीय वर्ष में या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं दिए गए वित्तीय वर्ष में, या किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुएं या वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। तो यहाँ पे अगर बात करें जीडीपी की परिभाषा में, दिए गए किसी वित्तीय वर्ष में, यानी कि कोई वित्तीय वर्ष होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, कभी वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो वित्तीय वर्ष भारत का है, ये चलता है। तो किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के यहाँ पे बराबर होना चाहिए। ये जीडीपी की परिभाषा में आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 कीवर्ड दिए गए हैं, यानी कि वित्तीय वर्ष में, फिर आर्थिक सीमा के अंदर, प्लस यहाँ पे दे रखा है मौद्रिक मूल्य। तो जहाँ पे मौद्रिक मूल्य ना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि जीडीपी से आशय है और जीडीपी की परिभाषा में शामिल है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीडीपी की परिभाषा में शामिल है, और आपको ये कीवर्ड दे देगा वित्तीय वर्ष, अंतिम वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, ऐसे कुछ बना करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है। प्लस अगर हम बात करें आर्थिक सीमा के अंदर, तो यहाँ पे आर्थिक सीमा में कौन कौन शामिल होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए हम देखते हैं आर्थिक सीमा में कौन कौन शामिल होता है। अगर बात करें आर्थिक सीमा में, तो किसी भी देश की जो आर्थिक सीमा होती है, इसमें 4 चीजें आती हैं। जैसे आर्थिक सीमा में किसी भी देश की जो राजनीतिक सीमा होगी, प्लस यहाँ पे जो देश की राजनीतिक सीमा, प्लस जो होगी सामुद्रिक सीमा। अगर सामुद्रिक सीमा है तो सामुद्रिक सीमा भी शामिल होगी। प्लस जो, जैसे अगर बात करें, जैसे भारत का जो दूतावास विदेशों में होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो दूतावास होता है, जैसे कि भारत का दूतावास यूएसए में है, रूस में है, इस सब देखेंगे तो वो भी भारत की ही आर्थिक सीमा में यहाँ पे काउंट किया जाता है। ये दूतावास हो गया। प्लस अगर हम बात करें तो जैसे कि एयर इंडिया है, एयर इंडिया अगर ये फ्लाइट है तो यूएसए से अगर यूरोप जा रही है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो एयर इंडिया ये तो भारत की है,
अगर जा रही है यूएसए से यूरोप में जा रही है तो यहाँ पे ये देखा जाता है जैसे कि कोई जहाज है, कोई तेल के स्रोत हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि उसका स्वामी कौन है, कौन सा कंट्री उस देश का उस प्रॉपर रिसोर्सेज का स्वामी है। जैसे एयर इंडिया के यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बात करें तो एयर इंडिया का स्वामी भारत है, तो ये भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो आर्थिक सीमा में ये 4 चीज़ें आती हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो हमने पहले देख ली कि जीडीपी की परिभाषा, आर्थिक सीमा में देख लिया, प्लस अगर हम बात करें गणना की, जीडीपी की अगर गणना की बात करें तो ये मोसपाई के द्वारा की जाती है। मोसपाई के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कार्य सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा यहाँ पे मोसपाई के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। अगर जीडीपी के आंकड़े की बात करें, जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है, तो यहाँ पे एनएसओ जारी करता है, यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस। अब इसके अंतर्गत 2 विभाग आते हैं, एक सीएसओ, एक यहाँ पे आता है सीएसओ प्लस एनएसएसओ। इन्हें दोनों को 2019 में मर्ज करके ही एनएसओ बनाया गया है। इन दोनों को ही मर्ज करके 2019 में मर्ज करके एनएसओ बनाया गया। ये किसकी सिफारिश पे हुआ था, ये हुआ था रंगराजन समिति की सिफारिश पे हुआ था, जो 2005 में गठित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि एनएसओ कब बना, 2019 में। किसकी सिफारिश पे, वो रंगराजन समिति की सिफारिश पे 2005 में इसका गठन हुआ। और इससे जो एनएसओ है ये जीडीपी के आंकड़े जारी करता है, लेकिन इसकी गणना कौन करता है, मोसपाई। जीडीपी की गणना कौन करता है, मोसपाई, लेकिन जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो एनएसओ जारी करता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जीडीपी मापन की जो विधियां हैं, जैसे कि अभी हमने बताया, जो जीडीपी की जो गणना है ये किसके द्वारा की जाती है, मोसपाई के द्वारा की जाती है। लेकिन जो जीडीपी की मापन में गणना में जो विधियां प्रयोग की जाती है, मोसपाई के द्वारा 3 विधियों को प्रयोग किया जाता है, यानी कि आय विधि, यहाँ पे आय विधि और व्यय विधि, प्लस इसके साथ साथ मूल्य वर्धन विधि। यहीं पे ही जीबीए का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि एक बेसिक प्राइस पे गेहूं को लिया जाता है, उसे प्रोसेस करके यहाँ पे ब्रेड जो बनाया जाता है वो फाइनली जो कंजम्पशन के लिए है, अंतिम गुड्स है। तो यहाँ पे इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते जो बीच में मशीन और लेबर कास्ट वगैरह आ जाता है, ये जीबीए में आता है। यहाँ पे आय विधि में जो भारत सरकार को, अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार को किन किन स्रोतों से आय मिल रही है, वहाँ पे इसकी बात की जाती है आय विधि में। प्लस व्यय विधि में हम केवल व्यय को काउंट करते हैं, जैसे कि भारत सरकार किन किन स्रोतों पे कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे हम व्यय विधि की बात करते हैं। तो यहाँ पे जीडीपी के मापन में अगर बात करें, यहाँ पे मापन में मोसपाई के द्वारा तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। प्लस एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन जीडीपी का। ग्रीन जीडीपी में क्या होता है, ये सबसे पहले 1993 में इसका जो परिकल्पना थी यूएनएसएनए के द्वारा यहाँ पे 1993 में दिया गया था। तो यूएनएसएनए कहा कि जो टोटल जीडीपी है इसमें हम पर्यावरणीय ह्रास को अगर माइनस कर दें तो हमें ग्रीन जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर 100 रुपये जीडीपी है और पर्यावरणीय ह्रास यानी कि ये जो जितना
जीडीपी आई है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचा के ही कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे की होगी, तो उसी पर्यावरणीय ह्रास को यहाँ पे माइनस करके जो ग्रीन जीडीपी निकाली जाती है, यहाँ पे अगर हम बात करें 80 रुपये, तो इस तरीके से इसकी बात की गई थी यूएनएसएनए के द्वारा 1993 में। सबसे पहले इसकी परिकल्पना यूएनएसएनए के द्वारा दी गई थी 1993 में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें पर्यावरण यानी कि जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है उसको यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। इसी बात को चीन के द्वारा कहा गया है कि हम ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी कि जीईपी की बात करेंगे, जिसे 2015 में चाइना के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है, जो टोटल ग्रॉस इन्वायरमेंटल जो प्रोडक्ट अभी वर्तमान में है उनको यहाँ पे काउंट किया जाता है, यहाँ पे हम माइनस करते हैं, वो यहाँ पे ऐड किया जाता है, इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। प्लस अगर हम बात करें, अगर भारत के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, भारत के द्वारा भी उत्तराखंड एक राज्य है भारत का, उत्तराखंड राज्य है, ये जो है वायु, जल, मृदा प्लस वन, इन सभी का जो मौद्रिक मूल्य है, ये यहाँ पे निकालने वाला पहला राज्य बन गया है। मौद्रिक मूल्य निकालने वाला पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड। ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि जो 17 एसडीजी गोल्स दिए गए हैं, एसडीजीज गोल दिए गए हैं, इनको आपको स्वयं ही कंप्लीट करना है। जैसे कि पहले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नो पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी, प्लस अगर हम दूसरे एसडीजी की बात करें तो यहाँ पे जीरो हंगर की बात कर रहे हैं, जीरो हंगर, प्लस अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वास्थ्य, प्लस चौथे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, यहाँ यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। प्लस अगर पांचवें में बात करें तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, जेंडर इक्वालिटी। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपको मैच करने के लिए दे सकता है। जैसे कि एक तरफ एसडीजी दे देगा 1 2 3 4, और यही आपको कर देगा कि एसडीजी 1 में स्वास्थ्य है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे कर देगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, प्लस तीसरे में कर देगा जीरो हंगर, प्लस चौथे में कर देगा नो पॉवर्टी। तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, आपको मैच करना होगा। तो आपको ये 17 गोल्स को भी आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, हम इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि जो हमने बात किया था कि जो यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या क्या देखा जाता है। इसमें अगर बात करें तो जीवन प्रत्याशा, फिर यहाँ पे शिक्षा, फिर यहाँ पे जीवन स्तर को भी यहाँ पे जीवन प्रत्याशा कैसे कि लोग कैसे कितना न्यूनतम जी रहे हैं, यानी कि अगर बात करें न्यूनतम 20 वर्ष है, एक आंकड़ा यूएनडीपी के द्वारा निकाल करके दिया जाता है। यहाँ पे अधिकतम 80 वर्ष। अगर भारत के जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 67 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, तो आपको 67 याद रखना है। प्लस शिक्षा में भी दो है, जैसे कि एक वयस्क के लिए है, एक वयस्कों के लिए है, एक बच्चों के लिए है। वयस्कों में जो 25 वर्ष तक स्कूल गए हैं उनका यहाँ पे न्यूनतम प्लस अधिकतम, जो बच्चों में है वो उनमें भी न्यूनतम और अधिकतम।
इस तरीके से यूएनडीपी के द्वारा आंकड़े यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि अगर शिक्षा की अगर यहाँ पे माध्य की बात करें तो न्यूनतम में तो 0 आएगा, अधिकतम में यहाँ पे आएगा 15 वर्ष वयस्कों में, और यहाँ पे न्यूनतम में 0 और यहाँ पे आएगा 18 वर्ष। यानी कि जो बच्चे जो ज़्यादातर स्कूल जाते हैं वो 18 वर्ष तक ही स्कूल जाते हैं, इसलिए आगे एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं। प्लस जीवन स्तर की बात करें तो ये पीपीपी आधारित होती है। यहाँ पे $75,000 और $100 ये यहाँ पे अधिकतम है और ये यहाँ पे न्यूनतम है। तो ऐसे कुछ आंकड़े यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई के संदर्भ में जारी किए जाते हैं। लेकिन अगर भारत की वर्तमान स्थिति में देखें तो वर्तमान में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। यूएनडीपी में 132वें स्थान पर। अगर एचडीआई वैल्यू की बात की जाए, एचडीआई वैल्यू भारत की कितनी है, तो ये भारत की वैल्यू है 0.633। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर भारत 191 देश में भारत 132वें स्थान पर है तो पहले पे फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड। यहाँ पे फिर सेकेंड में नॉर्वे, फिर यहाँ पे थर्ड में जो होगा यहाँ पे आएगा आइसलैंड। यहाँ पे आइसलैंड। इतनी आपको यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये एचडीआई हुई। प्लस और कौन कौन से जो रिपोर्ट हैं जो जारी की जाती हैं उनको भी हम देखते हैं। जैसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी यूएनडीपी के द्वारा ही जारी की जाती है। प्लस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, फिर यहाँ पे एक आती है जो एक और रिपोर्ट है, ये तो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। प्लस जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, जेंडर गैप एट वर्क प्लेस, ये किसके द्वारा, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। और यहाँ पे जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये यूनेस्को के द्वारा, ये यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इतनी आपको इसके बारे में भी जानकारी याद रखनी है। तो ओवरऑल हमने अभी तक देखा कि जो नेशनल इनकम के टॉपिक से हमने देखा नेशनल राष्ट्रीय आय, नेशनल जो इनकम का जो टॉपिक था इसमें हमने पूरा ओवरऑल बेसिक्स कवर कर लिए हैं। एडवांस लेवल का आई होप इसमें पूछता नहीं है, लेकिन उतना हमने जरूर कवर कर लिया है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रहा आपका नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे अगला जो चैप्टर होगा वो हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें समराइज करें तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछे जा सकते हैं, जीडीपी की परिभाषा से। परिभाषा में जो कीवर्ड दे रखे हैं, जो कीवर्ड दे रखा है उनसे पूछा जा सकता है। प्लस इसके साथ साथ जो हमने बात किया था एसडीजी के बारे में, एसडीजी को भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे पूरा कवर करा भी दिया गया है। एसडीजी से भी पूछा जा सकता है। प्लस जो हमने बात की थी जो जीडीपी की घटना से संबंधित जो एनएसओ के अंतर्गत जो ये 2019 में इसे मर्ज कर दिया गया, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। जैसे रंगराजन समिति के यहाँ पूछा जा सकता है। प्लस एसडीजी हमने बता ही दिया। ग्रीन जीडीपी
को भी आप हो सके कंप्लीट कर लीजिए, वैसे पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। ग्रीन जीडीपी को भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्ट जो जारी की जाती है, ये आपको मस्ट कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है। तो यहाँ पे की वर्ड एसडीआई की रिपोर्ट जो यूएनडीपी के द्वारा एसडीजी, 3 कीवर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा कर रहे हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है। ये आपका बेनिफिट आएगा आरओ के लिए भी, एआरओ के लिए भी, प्लस इसके साथ साथ एआरओ जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एज वेल एज दोनों एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 ईयर प्लान है, जो 5 ईयर प्लान है, पहले हम इसको कवर करेंगे, प्लस इसके बाद हम जो योजना आयोग प्लस जो नीति आयोग है, इसी को ही मर्ज करके नीति आयोग जो बना दिया गया है, इसको भी हम इसी पे यहीं पे कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।